नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 6 तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं की। तो इसमें हम बात करते हैं चतुर्थ क्रियाएं क्या होती हैं, और चतुर्थ क्रियाओं के साथ साथ इसमें पंचम क्रियाओं की हम बात करेंगे। तृतीय क्रियाओं की हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे चतुर्थ और पंचम क्रियाओं की। देखिए क्या है चतुर्थ और पंचम क्रियाएं। देखो, चतुर्थ क्रिया की बात करें तो ये विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं इसमें। विशिष्ट विभिन्न प्रकार के जटिल क्रियाकलाप इसमें आते हैं। तो देखो कौन कौन से आते हैं। ये बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। चतुर्थ क्रियाओं में क्या होता है, बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, चतुर्थ क्रियाओं में। वैसे ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप भी इसमें आते हैं। आगे देखो इसमें क्या है, इनका संबंध, किनका संबंध, चतुर्थ क्रियाओं का संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों से होता है। ज्ञान से संबंधित जो क्रियाकलाप है उससे चतुर्थ क्रिया का संबंध होता है। तो चतुर्थ क्रिया बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं जिनका संबंध किससे होता है, ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों से। जैसे सूचना, शोध और विकास। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य, शोध कार्य हैं और विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। आगे देखिए चतुर्थ शब्द से क्या तात्पर्य है। चतुर्थ शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध व विकास के लिए नए विचार देना है। नए विचार, जहाँ पर भी नए विचार शब्द आए, मान लीजिए वो चतुर्थ क्रियाकलाप है। यहाँ नए नए विचार देना, किसी अनुसंधान के लिए जो है नए नए विचार दिए जाते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। तो चतुर्थ क्रियाकलाप शब्द क्या है, देखो चतुर्थ शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध व विकास के लिए नए विचार देना है। आगे इसमें चतुर्थ क्रियाकलापों में कौन कौन से आते हैं देखते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के उदाहरण। इसमें बड़े बड़े अनुसंधानकर्ता आते हैं, किसी चीज की खोज करने वाले, किसी का अनुसंधान करने वाले, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो उद्योग है वो चतुर्थ क्रियाओं में आएंगे। तो सॉफ्टवेयर से संबंधित अनुसंधान करता है, सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर है, सूचना संग्रहण करता है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, चतुर्थ क्रियाकलापों में आते हैं। ये हुई बात चतुर्थ क्रियाकलापों की। जो ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप थे जैसे सूचना, शोध, विकास वगैरह। उदाहरण की बात करें तो अनुसंधान करता, सॉफ्टवेयर, इंजीनियर, सूचना संग्रहण करता। आगे हम बात करते हैं पंचम क्रियाकलाप की। देखिए पंचम क्रियाकलाप क्या है। पंचम क्रियाकलापों की बात करें तो इसमें क्या होता है, नवीन और वर्तमान विचारों पर आधारित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं। नवीन और वर्तमान विचारों पर आधारित क्रियाकलाप, देखिए क्या है, नवीन व वर्तमान विचारों की रचना। नए और वर्तमान विचारों की रचना करना मतलब नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, इसमें आता है पंचम क्रियाकलाप में। विभिन्न प्रकार की नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, तो इसमें नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन की व्याख्या पर आधारित क्रियाकलाप आते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से देखें तो चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में से कोई सा प्रश्न आ सकता है या फिर आ सकता है चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में अंतर। तो चतुर्थ क्रियाकलाप तो क्या थे, बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप थे जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों से होता था। लेकिन इसमें क्या देखो, नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन की व्याख्या, इन पर आधारित क्रियाकलाप पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। और एक और बात ध्यान रखना कि इसे जो पंचम क्रियाकलाप है ना, इसे स्वर्ण कोलर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि कौन सा क्रियाकलाप स्वर्ण कोलर के नाम से जाना जाता है, तो पंचम क्रियाकलाप स्वर्ण कोलर के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्यकारी निर्माणकर्ता आते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का निर्माण करते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। सरकार पंचम क्रियाकलाप में आती है। कानूनी और तकनीकी सलाहकार, ये पूछा जा सकता है इसके पंचम क्रियाकलाप में कौन कौन लोग आते हैं। सरकार भी पंचम क्रियाकलाप में आती है। और
विभिन्न प्रकार के कार्यकारी निर्माणकर्ता भी पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। तकनीकी और जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो भी पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। और बड़े बड़े अनुसंधान जो होते हैं, अनुसंधानकर्ता चतुर्थ में आएगा, लेकिन अनुसंधान शब्द जहां आ जाए वो चतुर्थ में नहीं बल्कि पंचम क्रियाकलाप में आएगा। अनुसंधानकर्ता किस में आएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप में। जबकि अनुसंधान केंद्र किस में आएगा? पंचम क्रियाकलाप में। उदाहरणों की बात कर लेते हैं कि पंचम क्रियाकलाप में कौन कौन आते हैं। एक नीति निर्धारक, नीति का निर्धारण करने वाला या फिर परामर्शदाता और प्रबंधक, ये आते हैं किसमें? पंचम क्रियाकलाप में। ये हुई बात चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप की। तो हमने बात की चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों की। चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों के बारे में हम बात करेंगे तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलापों में बचे हुए कुछ फैक्टों की। देखिए, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम भारत में ही हुई। और वैसे भी देखिए 2005 में यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ से 55,000 रोगी भारत आए। भारत में ऐसी चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं कि समुद्र पार देशों के लोगों को भी अपने उपचार के लिए भारत आना पड़ता था पहले, लेकिन आज भी समुद्र पार देशों के लोग भारत में चिकित्सा व्यवस्थाएं प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी 2005 में 55,000 रोगी भारत आए थे। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। भारत जो है पूरे विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। वर्तमान में भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और भारत में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं जो विश्व को भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ये थी बात भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें विभिन्न प्रकार के समुद्र पार देशों के लोग भी चिकित्सा व्यवस्थाएं प्राप्त करने के लिए भारत आ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे चिकित्सा पर्यटन की। देखिए, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। वर्तमान में क्या है कि चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया गया है। चिकित्सा उपचार को क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया, जिसे चिकित्सा पर्यटन कहा गया। देखते हैं चिकित्सा पर्यटन में क्या लिखा है। देखिए, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाए तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो ये हुई बात चिकित्सा पर्यटन की कि जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाए तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले फैक्ट अंकीय विभाजन की। अंकीय विभाजन क्या है? देखो, अंकीय विभाजन की बात करें तो ये क्या है? विभाजन से तात्पर्य क्या है कि कई देश ऐसे होते हैं जो सशक्त होते हैं, विकसित होते हैं, और कई देश ऐसे होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं। उनके बीच में जो हम बात करें तो जो विकसित और पिछड़े हुए जो देश हैं या विकासशील जो देश हैं, उनके बीच में सूचना संचार प्रौद्योगिकी या फिर विभिन्न प्रकार की सेवाओं से संबंधित जो गैप पाया जाता है, जो अंतराल पाया जाता है, वही अंकीय विभाजन कहलाता है। देखिए क्या लिखा है अंकीय विभाजन के बारे में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं, इनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में विकसित देश बहुत आगे निकल गए। विकसित देश क्या निकल गए? सूचना संचार प्रौद्योगिकी में विकसित देश बहुत आगे निकल गए हैं, है ना, लीड ले ली है, मतलब कहने का तात्पर्य है। जबकि विकासशील देश कुछ पिछड़ गए। जबकि जो विकासशील जो देश है, कौन से देश? विकासशील देश, ये क्या हो गए? पिछड़ गए, माइनस में जा रहे हैं, है ना, जिसे अंकीय विभाजन कहा गया। मतलब विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो विकास के क्षेत्र को लेकर के जो अंतर पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? अंकीय विभाजन। क्या कहते हैं? अंकीय विभाजन कहते हैं। ये हुई बात अंकीय विभाजन की। मतलब विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतराल। किस बात का अंतराल? किस बात का अंतराल? कि यहाँ पर
विकास को लेकर के अंतराल। किसको लेकर के अंतराल? विकास को लेकर के अंतराल। कहने का तात्पर्य कि विकसित देशों में विभिन्न प्रकार की जो विकास से संबंधित गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से प्रचलित है और हर सुविधाएं हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है विकसित देशों में, जबकि विकासशील देश वर्तमान में लगातार धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो अंतर पाया जाता है वही अंकीय विभाजन कहलाता है। ये हुई बात अंकीय विभाजन की। और अब बात करेंगे बाह्य स्त्रोतन, जो हमारा अध्याय नंबर 6 तृतीय और चतुर्थ क्रिया है, उसका अपना अंतिम टॉपिक है बाहरी स्त्रोतन क्या है। देखिए, इसका अर्थ होता है ठेका देना, किसी बाहरी व्यक्ति को ठेका देना। जैसे कोई मालिक है या फिर कोई व्यक्ति है जो किसी बाहरी व्यक्ति को जो ठेका दे देता है वो बाहरी स्त्रोतन है। बाहरी का मतलब बाहरी, बाहर के लोगों को ना। तो इसका अर्थ होता है ठेका देना या फिर दक्षता को सुधारने व लागतों को घटाने के लिए, दक्षता को सुधारने या लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना, ये बाहरी स्त्रोतन है, जिसका अर्थ होता है ठेका देना या फिर दक्षता को सुधारने व लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना। इसी के साथ ही हमारा कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 6 तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप समाप्त होता है। आगे हम अगले अध्यायों की बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट को यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसे वैसे सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ लाइक भी करना है और साथ ही इसमें कमेंट और करना है। क्या करना? कमेंट और करना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।